हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता और आज हमारा तीसरा लेक्चर है साइंस के चैप्टर 1 का, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस किया। हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल इक्वेशंस को डिस्कस किया और आज का जो हमारा लेक्चर बेस्ड होगा वो होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं बैलेंसिंग की तरफ। देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें दोनों साइड जो मास होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वो बराबर होना चाहिए। यानी जो नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। और अगर नहीं है ऐसा तो वो अनबैलेंस्ड है, जिसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और हमें उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है और जब हम उसे बैलेंस करते हैं इसको कहते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, तो बैलेंसिंग करते कैसे हैं? अच्छा, एग्जाम में पूछ लेता है on what principle the on what principle the chemical balanced chemical equation is works। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो वो आपको जब ऐसा पूछे तो आप बता देना कि जो प्रिंसिपल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पीछे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो चलिए हम बैलेंसिंग की कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हम बैलेंसिंग करते कैसे हैं। यहां हमने सबसे पहला एग्जांपल अपना ले रखा है। यहां पर मैंने क्या लिया है, मैंने एक रिएक्शन लिया है जहां पर जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक सल्फेट का एज अ प्रोडक्ट और हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रही है। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, इसको आपको एग्जाम में जब आएगा तो तरीके दो हैं देने के। तरीके क्या है? दो तरीके हैं, जिस दो तरीकों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या तो आपको वर्ड फॉर्म दिया होगा, उस वर्ड फॉर्म को आपको सबसे पहले इस केमिकल फॉर्मुलेस की मदद से इनको सिंबल्स फॉर्म में करना होगा और उसके बाद बैलेंसिंग करनी होगी। या आपको डायरेक्टली जो है वो आपको जो है वो सिंबल फॉर्म में ही दिया होगा, ऐसे ही दिया होगा और आपको बस बैलेंसिंग करनी होगी। तो पहले सीखते हैं कि इस इक्वेशन को ऐसा इस फॉर्म में कैसे बनाएं। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आएगी जब उनसे कहा जाएगा कि आप इस वर्ड इक्वेशन को आप इस फॉर्म में बनाइए। तो आज सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम इसे कैसे करना। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, जिंक क्या लिखा है, जिंक मैं फिर से लिखता हूं, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड will give zinc sulfate and hydrogen gas। ठीक है, अब आपको सिंबल पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सिंबल पता होना चाहिए। जिंक का सिंबल होता है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड याद कर लीजिए बच्चे लोग, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। ठीक है, अब बना रहा है जिंक सल्फेट। अब ये जिंक सल्फेट का जो कंपाउंड है उसको कैसे केमिकल फॉर्म क्या है इसका, वो कैसे जानेंगे? केमिकल फॉर्मूला क्या है जिंक सल्फेट का, उसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जिंक क्या है? जिंक Zn होता है, सभी को पता है। सल्फेट हमारा पॉली एटॉमिक आयन है। सल्फेट जो है हमारा, मैं लिख देता हूं यहां पर, सल्फेट हमारा होता है पॉली एटॉमिक आयन। ये होता है SO4 2-। पॉली एटॉमिक आयन आपको पता होगा, आयन वो होते हैं जो चार्ज स्पीसीज होते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो आयन बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से सल्फेट जो है, यहां ये ग्रुप ऑफ एटम है। यहां एक ग्रुप ऑफ एटम है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? लिया हुआ है। तो ये क्योंकि यहां ग्रुप ऑफ एटम है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो ये क्या है? पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब एक से ज्यादा। तो यहां पर दो एटम्स है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ले रखा है, इसलिए हमको क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। तो सल्फेट हमारा एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं SO4 से।
देखो जिंक जब, और याद रखना अगर सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये जब भी किसी से भी कंबाइन करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और आपको पता है कि कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वही उसकी वैलेंसी है। तो अगर सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से, तो सल्फेट जो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यानी सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, 2 है। जिंक क्या है, जिंक हमारा मेटल है और इसकी भी वैलेंसी क्या है, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है। तो यहां पर सेम वैलेंसी है, तो हम अगर सेम वैलेंसीज होती हैं तो वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, 2/2 क्या करते हैं, आराम से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, कट जाएगा। वैसे ही यहां पर करेंगे, सेम वैलेंसी से 2 1 2 2 1 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Zn1 और SO4 1 आएगा। लेकिन बच्चों ये तरीका गलत है, 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 1 है, अगर किसी के नीचे क्रॉस करके 1 लग रहा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इस चीज को नहीं लिखेंगे। हम इस चीज को क्या है, इस चीज को नहीं लिखा, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे फिर, हम इसको बस डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, अपना जो है ZnSO4, 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, ZnSO4। ये चीज आपको सिखाई जाती है क्लास 9th। ये केमिकल फॉर्मूला बनाने का जो तरीका है वो आपको क्लास 9th में सिखाया जाता है। तो यहां से जिंक सल्फेट को हमने केमिकल फॉर्म में अपना लिख लिया। और हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर्स में कि अगर हाइड्रोजन गैस है तो आप H से नहीं, आप H2 से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये डायटोमिक फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं अब ये पूरी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2। अब ये हमारा जो वर्ड इक्वेशन है ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है इक्वेशन केमिकल फॉर्मुलेस के फॉर्म में। अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे, हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। चलिए बैलेंस करते हैं इसको। तो बैलेंसिंग करने के लिए ना आपको सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट करना होगा। यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको एक टेबल को क्रिएट करना होगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं एक टेबल आपको क्रिएट करके दिखाता हूं यहां पर। देखिए यहां पर आप पहले एक टेबल क्रिएट करिए। सबसे पहले जो कॉलम होगा, 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहला कॉलम होगा एलिमेंट का, ये एलिमेंट कौन कौन से हैं उस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। दूसरा कॉलम होगा रिएक्टेंट साइड का, कि रिएक्टेंट में उन एलिमेंट से कितने एटम है। और तीसरा कॉलम होगा वो प्रोडक्ट का होगा, ये होगा यहां पर हम मेंशन करेंगे कि उस एलिमेंट के प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं। तो यहां हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहां हमारे एलिमेंट कौन कौन से बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिए तो ये हमारा एलिमेंट है जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे ना SO4 को एक साथ लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर एलिमेंट की बात करें तो हर एलिमेंट को हमें अलग अलग मेंशन करना होगा। जिंक एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, सल्फर एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि SO अलग एलिमेंट कैसे है, पहचाने कैसे कि अलग एलिमेंट है। तो आपने अगर IUPAC यानी IUPAC नेमिंग अगर आपने देखी होगी, IUPAC नेमिंग आपने पढ़ी होगी 9th में, तो IUPAC नेमिंग में क्या सिखाया गया है कि कोई भी सिंबल होता है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अगर वो एक लेटर से, जैसे ऑक्सीजन को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर की जरूरत पड़ती है, वो O, तो O को हम कैपिटल लिखेंगे। आयरन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लेटर की जरूरत पड़ती है, Fe, तो F कैपिटल होगा और E स्मॉल होगा। यानी कि अगर आप यहां से ध्यान दो तो अगर कोई एलिमेंट 2 सिंबल से कंपोज्ड है, 2 सिंबल से बना हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लेटर्स यूज कर रहे हैं उसके सिंबल को लिखने के लिए, तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल, जैसे कि जिंक में। तो यहां आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर कैपिटल के बाद स्मॉल लेटर आ रहा है तो वो एक ही एलिमेंट का सिंबल है। इससे आप ये पता कर सकते हो कि अगर कैपिटल लेटर के बाद एक स्मॉल लेटर आ जाए तो वो एक ही एलिमेंट का सिंबल है। अगर कैपिटल लेटर के बाद अगला लेटर भी आपको कैपिटल दिख जाए तो समझ जाना कि वो दोनों अलग अलग एलिमेंट है। बिल्कुल क्लियरली समझ जाना कि वो अलग, जैसे यहां पर हाइड्रोजन के बाद जस्ट सल्फर आया है, क्योंकि सल्फर का S क्या है, कैपिटल है, तो इससे पता चल गया कि हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है और S ये हमारा सल्फर अलग है। और सल्फर के जस्ट बाद O आया है और वो भी कैपिटल है, यानी ये दोनों भी क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। तो अलग एलिमेंट पहचानने का तरीका ऐसा बिल्कुल फंडा एकदम सिंपल है। अगर कैपिटल के बाद स्मॉल लेटर आ जाए तो समझ जाना कि दोनों एक ही एलिमेंट का सिंबल है, लेकिन अगर कैपिटल के बाद कोई अगला लेटर आ रहा है और वो भी कैपिटल है, समझ जाना वो दोनों अलग अलग एलिमेंट के सिंबल है। जैसे आप H2SO4 में आप देख सकते हो तीनों ही कैपिटल लेटर से, यानी तीनों ही अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको हर एलिमेंट को अलग अलग लिख लेना है। क्या करना है, हर एलिमेंट को अलग अलग इस कॉलम में लिख लेना है। आ रही बात समझ में? चल अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर Zn कितना है हमारे रिएक्टेंट साइड, तो Zn कुछ नहीं है इसके आगे, ना यहां 1 कुछ लिखा है ना आगे कुछ लिखा है, तो यानी क्या है यहां पर ये Zn का जो एटम है वो एक एटम प्रेजेंट है। कितना एटम प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, तो हम यहां रिएक्टेंट पे 1 लिख देंगे। ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो H2 दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, दो। उसी तरह सल्फर को देखें तो सल्फर भी कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा ऑक्सीजन कितना है, 4 है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट साइड में इन एलिमेंट से कितने एटम प्रेजेंट है। अब उसी तरीके से प्रोडक्ट साइड में भी हम देख लेते हैं। जिंक कितना है भाई, 1 है जिंक, हाँ जी 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर कितना है, सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन, अरे भाई ये तो पहले से ही बैलेंस है। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान दीजिए तो ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने ये एग्जांपल इसलिए पहले लिया कि सबसे पहले आपको टेबल बनाना आना चाहिए कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको टेबल बनाने के लिए एक एलिमेंट का कॉलम, एक रिएक्टेंट का कॉलम और एक प्रोडक्ट का कॉलम लेना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना होगा। उसके बाद रिएक्टेंट में उन एलिमेंट्स कितने एटम है उसको लिखिए, उसको मेंशन करिए। फिर प्रोडक्ट में उन एलिमेंट्स कितने एटम है उसको मेंशन करिए। अगर सब बराबर है दैट मींस इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। और अगर बराबर नहीं है तो इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। फिर उसको आपको बैलेंस करना होगा। तो आप यहां देख सकते हैं ये जो हमारा इक्वेशन है ये पहले से ही बैलेंस है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो पहले से ही क्या है, वो बराबर है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़े, चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला एग्जांपल होगा, अगला एग्जांपल जो है हमारा वो यहां देखिए। अब यहां पर क्या है, ये वर्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। चलो अच्छा 2 मिनट आप पॉज करके वीडियो आप खुद कोशिश करो कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 मिनट पॉज कर लो वीडियो और करने की कोशिश करो। इसको करने के लिए आपको सिंबल्स पता होने चाहिए कि बैरियम को किस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को किस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनकी वैलेंसीज पता होना चाहिए। जिनको पता है वो 2 मिनट ट्राई करिए, करने की कोशिश करिए इसको करने की। चलिए मुझे लगता है 2 मिनट हो गए और आप लोगों ने कोशिश भी करी होगी, तो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो बैरियम Ba सिंबल होता है बैरियम का, याद रखिएगा। ठीक है, क्लोराइड, देखिए क्लोराइड क्लोरीन के आयन को बोलते हैं। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो क्लोरीन से क्लोराइड बन जाता है, याद रखिएगा। जब क्लोरीन Cl किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो क्लोरीन से क्लोराइड बन जाता है। यहां क्लोरीन ने बैरियम से इलेक्ट्रॉन्स लिया हुआ है तो इसलिए क्लोरीन क्लोराइड बन चुका है। तो क्लोराइड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड फॉर क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, तो बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो यहां पर अगर आप इसे क्रॉस कराएंगे तो Ba क्या है, 1 है, और क्लोरीन क्या है, 2। क्लोरीन 2 है तो यहां पर आपको क्लोरीन के नीचे ऐसे 2 लगा देना है। ये आपका केमिकल फॉर्म बन गया आपका। अब पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के होता है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। लास्ट में हमने देखा था ना, सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पोटेशियम के नीचे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2, क्योंकि पोटेशियम में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 2 का, और ये हो जाएगा SO4। तो ये सिंबल हो गया पोटेशियम सल्फेट का। आगे बढ़ते हैं, बैरियम सल्फेट की बात करते हैं। बैरियम सल्फेट, बैरियम Ba, सल्फेट SO4। तो बैरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2, वैलेंसी सेम होती, क्या करते हैं, बिल्कुल जी मैथ्स लगा देते हैं, यहां पर इनको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि इक्वल है। तो यहां पर क्या बन जाता है, BaSO4। यहां पर आगे देखिए, अच्छा यहां पर छूट गया, यहां पर प्लस का साइन आना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहां प्लस लगा हुआ है। प्लस बैरियम, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के होता है, क्लोराइड Cl होता है। पोटेशियम की भी वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे तो 1 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको आप डायरेक्टली KCl लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है हमारी वर्ड फॉर्म की, उसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो ये कुछ ऐसी बनेगी।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला काम है टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल। तो टेबल बनाते हैं टेबल। टेबल के 3 कॉलम, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई, यहां पर सिखाया था कैसे लिखते हैं, सिखाया है ना। एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं, यहां पर हमारा एलिमेंट जो है वो है बेरियम Ba। अच्छा, कैसे बेरियम हमारा Ba पूरा एक एलिमेंट है, मैंने बताया था कैपिटल के बाद एक स्मॉल, मतलब वो एक ही एलिमेंट का सिंबल है। वैसे क्लोरीन Cl, उसके बाद पोटेशियम K, सल्फर S एंड ऑक्सीजन O। ठीक है, कितना है रिएक्टेंट साइड, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, पोटेशियम 2 है, देखिए ना पोटेशियम कितना है 2 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितने एटम है 4 एटम, 4 एटम। ठीक, बात करते हैं प्रोडक्ट साइड की। तो बेरियम 1 है, क्लोरीन 1 है, पोटेशियम 2 है, नहीं पोटेशियम 1 है यहां पर, हाँ देखिएगा KCl, K यानी 1, सल्फर कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है। अच्छा, यहाँ क्या क्या बैलेंस है, क्या क्या बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हैं सिर्फ क्लोरीन और पोटेशियम बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करते, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 करने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप ऊपर क्लोरीन में भी कर सकते हो, आप जिसको चाहे उसको पहले बैलेंस कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कंडीशंस लगने के बाद हम फिर कुछ चीजों को, पर्टिकुलर चीजों को पहले बैलेंस करते हैं, हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये सिंपल बैलेंसिंग है, तो आप किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, पोटेशियम यहाँ 2 है रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड उसको 2 बनाने के लिए क्या करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये KCl, जो KCl लिखा है, यानी यहाँ KCl का एक मॉलिक्यूल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पोटेशियम को, तो पोटेशियम के कंपाउंड के आगे आप 2 लगा दोगे, क्या लगा दोगे 2 लगा दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, पोटेशियम 2 हो जाएगा। पोटेशियम के कंपाउंड अगर 2 हो गए, तो एक पोटेशियम क्लोराइड में अगर एक पोटेशियम पाया जा रहा है, तो 2 पोटेशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल में कितने पोटेशियम पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। भैया अगर KCl का मतलब होता है एक पोटेशियम एक क्लोरीन एटम, तो अगर मैं 2 KCl लिख दूं, तो 2 KCl का मतलब क्या हो जाएगा, KCl एक एटम एक मॉलिक्यूल, और KCl 2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल आ गए। 2 KCl का मतलब क्या है, 2 KCl का मतलब क्या है, 2 KCl का मतलब है कि पोटेशियम के पोटेशियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल। तो अगर पोटेशियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो पोटेशियम के कितने हो जाएंगे एटम, 2 एटम हो जाएंगे। तो इससे पोटेशियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन पोटेशियम को 2 करने के चक्कर में हमने क्लोरीन को भी कितना कर दिया है भाई, 2 कर दिया है, क्योंकि ये 2 जो लगा है वो पोटेशियम के लिए तो लगा ही लगा है, साथ में उसने क्लोरीन को भी क्या कर दिया है, 1 से 2 कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल बराबर है। बेरियम 1 1, क्लोरीन 2 and 2, पोटेशियम 2 and 2, सल्फर 1 and 1, ऑक्सीजन 4 and 4, दोनों साइड ऑफ नंबर ऑफ एटम्स क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। यानी अब ये इक्वेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे दे रही, क्या बताने की कोशिश कर रही है, तो मैं आपको बताता हूं। अगर एक मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड का आप लोगे, बेरियम क्लोराइड कंपाउंड का एक आप मॉलिक्यूल लोगे, और उस एक मॉलिक्यूल को एक पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओगे, एक बेरियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल को आप एक पोटेशियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराओगे, तो क्या मिलेगा आपको, एक मॉलिक्यूल मिलेगा बेरियम सल्फेट का और 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे पोटेशियम क्लोराइड के। यानी कि यहां इनका एक मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेगा पोटेशियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ, कितने मॉलिक्यूल के साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा बेरियम सल्फेट का, और 2 मॉलिक्यूल मिलने लगेंगे किसके, पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से यहां पर हमें पता चला कि जब रिएक्शन होता है, तो हो सकता है कि एक एक मॉलिक्यूल मिलकर किसी 2 मॉलिक्यूल को फॉर्म करे या किसी 3 मॉलिक्यूल को फॉर्म करे, वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो अब ये क्या था, जब तक हमने सिर्फ इसको इस तरह लिखा था, तो हमें ये तो पता चल रहा है कि आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, लेकिन कितने मॉलिक्यूल को बनाएंगे, इनका ये कितना मॉलिक्यूल में बनेगा, इसका कितना मॉलिक्यूल यूज होगा, ये कितने मॉलिक्यूल के, इसका कितना मॉलिक्यूल हमें चाहिए, या इसका कितना मॉलिक्यूल हमें चाहिए, ये सब बिल्कुल पता नहीं चलेगा।
इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा।